नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए आज से रेपो रेट कम करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि आरबीआई ने आने वाले समय में रेपो रेट 5.30% से 0.25% की कमी करते हुए रेपो रेट को 5.25% करने का फैसला किया है। ऐसे में हमारी पहली जो गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। आरबीआई ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। जी हां, आरबीआई के नए फैसले के आने के बाद आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे, मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। दरअसल आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 5.25% कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आज मीटिंग का आखिरी दिन था, लिहाजा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज के दिन ही इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ते कर्ज मिलते हैं और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो सकते हैं। इससे नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को फायदा मिलेगा। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का लेंडिंग रेट देखें तो उसमें 63-65 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई है, जो एक मॉनेटरी ट्रांसमिशन का एक अच्छा स्वरूप माना जा सकता है। इस नीति में जो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है, रिपो रेट 5.5 से घट के 5.25% आ गया है। इससे भी लेंडिंग रेट्स में उधार की दरों में और कमी होगी। उससे उद्योगपतियों को, आम आदमी जो लोन लेते हैं गाड़ी के लिए, मकान के लिए, शिक्षा के लिए, उन सभी को फायदा मिलेगा। देखिए, जो रेट कट आरबीआई ने किया है ये लार्जली हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट होगा। इसका इवेंचुअली बेनिफिट ये होगा कि इकोनॉमी में लेंडिंग रेट्स भी धीरे धीरे नीचे आएंगे और इससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगी इकोनॉमी को, क्योंकि रेट इसीलिए काटा जाता है इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए। अभी इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और आगे चलते हुए थोड़ा सा हल्का धीमापन दिखाई देगा, पर ये एनवायरनमेंट जो है ग्लोबल, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत बनी हुई है। टैरिफ डील अभी हमारी हुई नहीं है, तो इसलिए एक तरह से ये इंश्योरेंस रेट कट की तरह से देखा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, लिहाजा हर कोई इस प्रदूषण से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। और इसी चक्कर में दिल्ली के पंचशील पार्क स्थित एक रेस्टोरेंट ने एक अनोखी पहल की है। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है ना प्रदूषण की खटपट, बस चाय पिए फटाफट। जी हाँ, आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट में अनोखी डिशेस तो मिलती ही हैं, यहाँ पर आपको खाने के लिए शुद्ध हवा भी मिलती है। बस शर्त है कि केवल आपको यहां पहुंचना होगा साफ हवा का स्वाद लेने के लिए। दिल्ली की हवा हर साल सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाती है। AQI लेवल अक्सर 400-500 के ऊपर तक पहुंच जाता है और ऐसे में लोगों को अक्सर कुछ ऐसे स्थान की ज़रूरत होती है जहां उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। तो ऐसे में आज हम लेकर आए हैं आपको साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में, जहाँ आपको एक ऐसा कैफ़े मिलने वाला है कि लोग यहाँ सिर्फ खाना नहीं बल्कि साफ हवा भी लेने आते हैं। ये है पंचशील पार्क का प्लांटियर कैफे, जहां लोगों का वेलकम केवल खाने की चीजों से नहीं होता है, बल्कि उन्हें यहां पर साफ सुथरी और सुकून भरी हवा लेने को मिलती है। दिल्ली की जहरीली हवा हमारे फेफड़ों पर सबसे पहले हमला कर रही है। यही वजह है कि यहाँ सबसे पहले फेफड़ों को ही राहत पहुँचाने वाली शुद्ध हवा की दरकार होती है और ये शुद्ध हवा मिलती है इसी कैफे प्लांटियर में। इस कैफे में एंट्री करने के साथ ही आपको दिखते हैं एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट्स। इन एयर प्लांट्स की वजह से इस कैफे में हर टेबल पर, हर कोने में, हर शेल्फ पर छोटे बड़े और रंग बिरंगे हर तरह के पौधे मिलते हैं जो साफ हवा का एहसास देते हैं। ये 4 साल पहले शुरू हुआ था प्लांटरी। फरयाल वाज द फाउंडर, ही स्टार्टेड इट। और जब इनिशियली शुरू हुआ था तो आइडिया हमारा AQI रिड्यूस करना नहीं था। एक्चुअली वी स्टार्टेड एज अ प्लांट स्टोर और 2-3 हमने सीट्स लगा दी सो दैट इफ समबडी वांट्स टू कम इन एंड हैव अ टी व्हाइल दे आर चूजिंग प्लांट्स। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन बिकॉज दे फेल्ट के they liked it sitting here inside
So then last year we moved our space to get a little bigger space. This is also a little small, but थोड़ी सी बड़ी space ताकि हम थोड़ी ज़्यादा seats लगा पाएं, and slowly people started seeing us as a cafe as well, which is quite interesting for us. दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से वायु प्रदूषण पहले से ही आसमान पर है। ऐसे में जहरीली हवा से बचने के लिए पिछले 1 महीने में इस कैफे में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोग कहते हैं कि यहाँ बैठकर कम से कम सांस लेना थोड़ा आसान लगता है और माहौल मन को हल्का करता है। हम मेरे को लेकर आए यहाँ पर, एंड द मोमेंट आई एंटर, जो वो वाइब था और जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि आई टेक यू दिस प्लेस ना निशु, तुम्हें बिल्कुल अलग से मिलने वाला है। दिस इज़ लाइक द मोमेंट आई एंटर, वो वाली फीलिंग आ गई। दिल्ली में ऐसी जगह पर बैठना, अच्छा खाना खाना, हैविंग अ गुड कॉफ़ी, गुड प्लेजेंट प्लेस, इट्स अमेजिंग। शहर में AQI 250 से 300 के बीच झूल रहा है। ऐसी स्थिति में पार्क्स में टहलना मुश्किल और खुली हवा में बैठना असंभव सा होता है। ऐसे में लोगों का यहाँ पर बैठना न केवल सुकून भरा होता है, बल्कि इस पल का लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इस तरह के इंडोर ग्रीन कैफे बढ़ते प्रदूषण के बीच मानसिक आराम का नया ट्रेंड बनकर उभर रहे हैं। We are getting a lot of attention कि लोग आते हैं कि हमने ऐसे रील देखा है कि AQI यहाँ पे बहुत कम है, तो AQI के लो AQI के लिए हम यहाँ आ रहे हैं। तो ये अभी सुनने को मिल रहा है, जो other season we don't hear that. People normally come fair for plants and to enjoy the cafe and coffee. दिल्ली वालों के बीच इस तरह के कैफे डंका बजाने में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के कैफे खोज रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग बताते हैं कि जहरीली हवा के बीच ऐसा ग्रीन कैफे कैसे उनको राहत की सांस देता है, और उन्हीं की बात सुनकर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ ऑक्सीजन पॉकेट्स की मदद से सांस लेते हैं। और अब बात बागपत के ऐसे जिलाधिकारी की जिसने पालतू जानवरों के लिए एक विंटर शेल्टर की शुरुआत की है। इस शेल्टर में जानवरों के लिए खास इंतजाम किया गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो है बागपत में डीएम ने लॉन्च किया विंटर शेल्टर। देखिए ये तस्वीरें हैं बागपत जिले की, आपको दिखा रहे हैं, और इस जिले में बारिश और कड़ाके की ठंड से जानवरों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बागपत के डीएम मस्मता लाल ने पुराने टायरों, प्लास्टिक ड्रमों और अन्य वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए अस्थायी रैन बसेरे बनवाए हैं। इनमें गद्दे और तकिए भी लगाए गए हैं ताकि कुत्ते कड़ाके की ठंड से बच सके। सर्दियों में निराश्रित कुत्तों को ठंड से बचाने और कचरे का सदुपयोग करने के उद्देश्य से ये मुहिम शुरू की गई। पहले चरण में कलेक्ट्रेट परिसर में ये शेल्टर बनाए गए, जिन्हें देखते ही कुत्ते वहां पहुंचने लगे। डीएम ने अब ये पहल नगर पालिका क्षेत्र में भी विस्तारित करने का फैसला किया है। पुराने टायरों को काटकर और ड्रमों को आश्रय का रूप देकर इन्हें पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है। इस पहल की शुरुआत बागपत कलेक्ट्रेट परिसर से हुई, जहां अब कई कुत्ते इन आश्रयों को अपना ठिकाना बना चुके हैं। जनपद बागपत में समय समय पर हम पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और बढ़ाने के लिए समाज में हम कुछ ना कुछ पहल करते रहते हैं। जैसे समर्स में हमने वाटर बोर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और एक बर्ड हाउस हमने इस्टेब्लिश किया हुआ। अब हर पार्क में हम बर्ड हाउस लगा रहे हैं। वैसे ही विंटर्स में हमने रैन बसेरा, पशु रैन बसेरा स्पर्श जिसका हमने नाम दिया है, और वो वेस्ट टायर्स और प्लास्टिक के जो ड्रम्स होते हैं वेस्ट, उनसे बना है। तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स जो हैं जनपद बागपत में, उन्होंने इनको एक डॉग बेड्स के रूप में स्थापित किया है, निर्माण किया है, और अब हम जगह जगह इसको लगा रहे हैं। और कोई भी अगर हमारे यहाँ से लेके जाना चाहता है तो वो ऑफिस से निःशुल्क इनको ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जंगलों के असली बादशाह चीतों की दहाड़ एक बार फिर खुले आसमान और घने जंगलों में गूंज उठी है। कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीता को जंगलों में छोड़ दिया गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो है शावकों संग चीता वीरा जंगलों में हुई विदा। जी हाँ, आपको बता दें कि गुरुवार का दिन कूनो के लिए ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर यहाँ सीएम मोहन यादव ने 3 चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। चीता वीरा अपने 2 शावकों के साथ जंगल में खुले आसमान के नीचे घूम रही है।
कूनो के घने जंगल, खुले आसमान में आजादी के साथ घूमती ये दक्षिण अफ्रीका मादा चीता वीरा है, जो अपने 2 शावकों के साथ जंगल सफारी पर निकली है। दरअसल इंटरनेशनल चीता डे के मौके पर देश में चीतों के पहले घर यानी मध्य प्रदेश के शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क में बड़े बाड़े में कैद एक मादा चीता और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में आजाद कर दिया गया है। और इस शुभ काम के लिए खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से पुली घुमाकर तीनों चीताओं को खुले जंगल में छोड़ा। स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुदेव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। साउथ अफ्रीका से लाई गई मादा चीता वीरा ने फरवरी 2025 को 2 शावकों को जन्म दिया था। अब करीब 9 महीने बाद गुरुवार को वीरा और उसके दोनों शावकों को कूनो के पारोंद क्षेत्र में खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में इस समय कुल 29 चीते हैं, जिनमें से 19 खुले जंगल में घूम रहे हैं। वीरा और उसके दोनों शावकों का खुले जंगल में शामिल होना भारत में चीता पुनर्वास परियोजना की सफलता का मजबूत संकेत है। वन अधिकारियों के मुताबिक वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे निगरानी में लगी है और चीतों का स्वास्थ्य और गतिविधियों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास ने कुन्नो और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं, जिससे स्थानीय में खुशी की लहर है। पर्यटन बढ़ा है और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, जहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। जाहिर है कूनो में चीतों का पुनर्वास केवल वन्य जीव संरक्षण परियोजना नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी नया इंजन बन गया है। शिवपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जनवरी में होने वाले संगम के किनारे मेले की। इस मेले के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने खास तैयारी कर ली है। दरअसल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मेले के मौके पर शहर में 3 जगहों पर अस्थायी बस अड्डे का निर्माण किया है। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो है माघ मेले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कमाल। जी आपको बता दें, संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से आयोजित होने वाले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी परिवहन निगम भी अपनी तैयारियों में जुटा है। यूपी परिवहन निगम ने माघ मेले के आयोजन के लिए परिवहन निगम ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उनके मुताबिक श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए 3 अस्थायी बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। रोडवेज की तरफ से हम लोगों ने कुल 3800 बसेस का संचालन का प्लान कर रखा है। 3800 में 200 बसें हम लोग की रिजर्व भी रहेंगी, इमरजेंसी पड़ने पे उसका यूज किया जाएगा। नॉर्मल डेज में जब भीड़ कम रहती है तब हम लोग 1800 बसेस का संचालन करेंगे। इन बसों के संचालन के लिए अस्थायी बस अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। अस्थायी बस अड्डों में हम लोग का मेन बस अड्डा झूसी बनेगा, गंगा किनारे झूसी बस अड्डा रहता है, वहाँ पे बनेगा। वहाँ से हम लोग जौनपुर और बनारस रूट की गाड़ियाँ चलाते हैं, जौनपुर होते हुए आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस रूट की। दूसरा अस्थायी बस अड्डा हमारा लेप्रोसी पे रहेगा। लेप्रोसी हमारा यमुना पार होता है, वहाँ से हम लोग बांदा और उसके अतिरिक्त मिर्जापुर हो गया और रीवा एमपी को जोड़ता है चाक घाट होते हुए, उस रूट पे हम लोग चलाएंगे। तो मेन बस अड्डा झूसी और लेप्रोसी हो गया। इसके अतिरिक्त विद्यावाहिनी और सिविल लाइन से हमारा चल रहा है अभी बस अड्डा, जहाँ से हम लोग लखनऊ और कानपुर की बसेस चलाते हैं। अगर भीड़ बढ़ती है, भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है, तो नेहरू पार्क और बेला कछार पे भी हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था रखेंगे और शहर से बाहर उसको शिफ्ट हो सकते हैं। मुंबई के जुहू बीच पर वाटर स्पोर्ट्स एक जबरदस्त अट्रैक्शन बना हुआ है। दूर दूर से लोग वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए इस बीच पर आ रहे हैं, लेकिन इस समय जुहू बीच के समुद्र में दौड़ती कार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी से जुड़ी हमारी
अगली यानी कि छठी गुड न्यूज़ है और वो ये कि मुंबई में चमत्कार, समंदर पर दौड़ती कार। जी हाँ, अगर आप एडवेंचर राइड्स के शौकीन हैं तो एक बार ज़रूर जुहू बीच जाएं। पाव भाजी और भेलपुरी के लिए जाने वाला जुहू बीच आजकल स्पोर्ट्स राइड एडवेंचर के लिए फेमस होता जा रहा है। एक से बढ़कर एक देसी विदेशी राइडर्स पर चढ़कर इस पर्यटक समंदर भ्रमण की सैर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जुहू बीच पर इस वक्त जेट कार का बोलबाला है। मुंबई के समंदर में लहरों के बीच दौड़ती ये जेट कार आज हर किसी का दिल जीत रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वाटर स्पोर्ट्स का क्रेज अपने चरम पर है। दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ बीच देखने नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर एडवेंचर राइड्स का मजा लेने भी पहुँच रहे हैं। हालांकि यहाँ स्कूटर, जेट स्की समेत तमाम राइड्स हैं, लेकिन इस वक्त जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है वो है समुद्र पर दौड़ती जेट कार। इस समय मुंबई के जुहू बीच की शान बनी हुई है ये जेट कार। जेट कार यानी वो नहीं जो सड़कों पर दौड़ती है, एक ऐसी जेट कार जो इस समय समुद्र के पानी में तैर रही है और यहाँ आने वाले तमाम पर्यटकों का आकर्षण जो है वो केंद्रित किए हुए है। आपको बताएं कि मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से मुंबई के जुहू बीच पर लोग अपने परिवार संग घूमने आते हैं। अरब सागर का ये किनारा है और इस तरह की ये लग्जरी जेट इस समय जो है जुहू की शान बनी हुई है। समुद्र में दौड़ती पर्पल कलर की कार लोगों को खास पसंद आ रही है। वैसे इस जेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप खुद ही इसे ड्राइव कर सकते हैं, साथ ही कार में म्यूजिक का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ऑपरेटर को लेकर एक साथ 5 लोग इस कार में बैठ सकते हैं। इस कार को रियो ऑपरेटर स्पोर्ट्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हाँ, पूरा 1 महीना हो गया है। क्या क्या खासियत है साहब इसमें? ये सब अच्छा, स्टेबिलिटी इसका अच्छा है। बाद में इसमें म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम भी है, पावर स्टीयरिंग है, सब अच्छा खासे। बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी है। कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें 5 लोग का कैपेसिटी है। अच्छा, और आपका एक बंदा? हाँ। और खुद चला सकते हैं इसको? हाँ, इसमें खुद चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इतना सरल है? वैसे मैंने चला वाकई में। गाड़ी से भी एकदम सरल है, अपना 4 व्हीलर गाड़ी रहता है उससे भी एकदम सरल है। कुछ देर पहले मैंने देखा काफी स्पीड में थे, मुझे लगता है कितने की स्पीड होगी वो? हमारा तो स्पीड 3500 RPM का रहता है, वो कम से कम 1000 RPM के आसपास है। इस जेट कार का आधे घंटे का किराया 1500 रुपए है, जिसे दुबई में चल रही जेट कार की तर्ज पर तैयार किया गया है। सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है। जो दुबई में जो एक्सपीरियंस कराते हैं वैसे हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं। अच्छा, इंडिया में पहली बार ये आया, ये कंफर्म? पहली बार इंडिया में सर, आप देख लीजिए, फर्स्ट टाइम इन इंडिया जुहू बीच। कहाँ से बनवाया इसको, कैसे आया, कैसे आइडिया आपको पास आया? मेरे भाई ने किया है, तो उन्होंने दुबई से, पहले दुबई गए थे, दुबई से उन्होंने सारी चीज़ें देखी है, बाद में वहाँ से उन्होंने अपने हिसाब से जो कस्टम बिल्ड की है, ठीक है, इंडिया के हिसाब से उन्होंने कस्टम बिल्ड करा के ली है। और जो ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इसके बाद हम ये जो इतना अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं, इसके बाद हम और एक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जुहू बीच आज एडवेंचर लवर्स के लिए नया हॉटस्पॉट बन गया है। जहां पहले लोग सिर्फ स्ट्रीट फूड के लिए आते थे, अब वहां राइड्स, टूरिस्ट और विदेशी सैलानी रोमांच राइड के लिए भी पहुंच रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जयपुर में भव्य शादी कर रहे हैं। इस मौके पर आज उनकी शादी की कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है वो है मशहूर कथावाचक इंद्रेश की जयपुर में शादी। देखिए, इंद्रेश की शादी जयपुर के ताज आमेर में हो रही है और आमेर में शादी के भव्य इंतजाम किए गए हैं। आज दिन में इंद्रेश और उनकी पत्नी शिप्रा शादी के बंधनों में बंध गए। मुझे लेके चल तेरे घर की तरफ, मैं भी देखूं लेके क्या क्या आता है। ओ मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई, ओ तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है। गीत संगीत की महफिल सजी है और बधाई गीत गाए जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन के हाथों में मेहंदी सजी है। ये भव्य विवाह समारोह वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का है। पिंक सिटी जयपुर में शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। होटल में तिरुपति बालाजी मंदिर के गुंबद की तर्ज पर मंडप बनाया गया। इसी मंडप में वैदिक रीति रिवाज के साथ इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा ने 7 फेरे लिए। हरिद्वार और वृंदावन से आए पंडितों ने शादी की मुख्य रस्मों से पहले मंत्रोच्चार किया।
सुबह होटल की लॉबी में सेहराबंदी की रस्म हुई। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए साधु संतों से लेकर नामी हस्तियां पहुंची। शादी में पहुंचे बॉलीवुड सिंगर बी प्राक ने भी अपने अंदाज में वर वधू को बधाई दी। क्या क्या आता है वो मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई, वो तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है। अब से कुछ देर बाद यानी शाम को जयमाला और आशीर्वाद समारोह है, जिसके लिए वीवीआईपी मेहमानों का जयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। इससे पहले गुरुवार को भात की रस्म आयोजित की गई, जिसमें वृंदावन के संत, कथावाचक और कई विशेष अतिथि शामिल हुए। जया किशोरी भी कार्यक्रम में पहुंची और रस्मों में भाग लिया। मेहंदी और हल्दी की रस्मों के साथ संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के विवाह के निमंत्रण पत्र के साथ वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिरों का विशेष प्रसाद भी भेजा गया था। वैदिक परंपराओं और आधुनिक शैली के संगम वाले इस विवाह में हर रस्म को बारीकी से निभाया गया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।